हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, L&T फाइनेंस के बाद एक और कंपनी अपना राइट्स इशू लेकर आई है और वो कंपनी है एमराल्ड लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। ये अनाउंसमेंट कंपनी ने 21 जनवरी शाम को की है और मैं थोड़ा लेट इन्फॉर्मेशन लेकर आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन अभी भी टाइम है। तो आज मैं आपको इसके राइट्स इशू से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं कैलकुलेशन करके ये भी बताऊंगा कि राइट्स इशू में अप्लाई करने के बाद आपको कितना गेन होने वाला है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसके लिए आपको जाना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियो के ज़रिए पहुंच सके। तो चलिए अब हम इसके राइट्स इशू से रिलेटेड सारे डिटेल्स देखते हैं। सो आप देखिएगा तो जो राइट्स का इंटाइटलमेंट रेशियो उन्होंने रखा है 42:19 रखा है, यानी कि अगर आपके पास 19 शेयर्स हैं तो आपको 42 शेयर्स मिलेंगे राइट्स इंटाइटलमेंट में। बट ये ध्यान रखिएगा, ये मिलेंगे यानी फ्री में आपको नहीं मिलेंगे, इसके लिए आपको खरीदना होगा। एंड जो राइट्स इशू का प्राइस रखा है उन्होंने, वो राइट्स इशू का प्राइस रखा है वो 10 रुपीज़ रखा है, यानी कि आपको 10 रुपये के हिसाब से 42 शेयर्स जो है आपको खरीदने पड़ेंगे। फ्री में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फेस वैल्यू जो शेयर का है वो 10 है। एंड जो साइज उन्होंने रखा है, ये पूरा राइट्स इशू का जो साइज रखा है, करीब करीब 2 करोड़ शेयर्स वो ला रहे हैं ये राइट्स इशू में। एंड 2 करोड़ को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब 20 करोड़ आएगा वैल्यू। तो टोटल जो राइट्स इशू का जो वैल्यू है वो 20 करोड़ होगा। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिकॉर्ड डेट इन्होंने रखा है, रिकॉर्ड डेट रखा है वो 28 जनवरी 2021 रखा है, यानी कि अगर आपके पास ये शेयर नहीं है अभी तो आपके पास एक ही दिन मौका है ये शेयर खरीदने का, यानी कि 25 जनवरी को ही खरीदने का मौका है। बिकॉज 26 को मार्केट क्लोज रहेगी एंड रिकॉर्ड डेट यानी 28 जनवरी तक आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और जब आप परचेज करते हो तो केवल आपके पास 2 ही दिन मौका होता है, यानी कि 2 दिन लगते हैं डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में। तो आपके पास देखा जाए तो आइडियली एक ही दिन मौका है 25 जनवरी को। बिकॉज अगर आप 27 को खरीदेंगे तो वो जो रिफ्लेक्ट होगी आपके डीमैट अकाउंट में वो 29 जनवरी को होगी, जबकि रिकॉर्ड डेट है 28। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ये शेयर नहीं है आपके पोर्टफोलियो में और अगर आप जाना चाहते हैं राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए, तो आपको जो है किसी भी हाल में ये 25 जनवरी को परचेज करना होगा, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात है कि ये उन्होंने ये भी बोला है कि द फ्रैक्शनल इंटाइटलमेंट आर टू बी इग्नोर्ड, however the eligible equity shareholders whose fractional entitlements are being ignored will be given a preferential consideration for the allotment of one additional right equity shares if they apply for that. So fractional entitlement यानी कि ये जो रेशियो उन्होंने रखा है 19 का, हो सकता है आपके पास 20 शेयर्स हो, आपके पास 22 शेयर्स हो, तो फ्रैक्शन में आ जाएगी। यानी आप देखिए तो एक शेयर के बदले वो यहाँ पे 2.23 शेयर्स दे रहे हैं। अगर आप 42 को 19 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.23 के लगभग आएगा। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन यानी 20, 21 या 22 भी शेयर्स हैं आपके पास, तो वो इसको इग्नोर कर देंगे और आपको जो इंटाइटलमेंट होगी वो 42 शेयर्स की होगी। हालांकि अगर आप अप्लाई करते हैं उसके लिए, यानी कि आप एक्स्ट्रा अप्लाई करते हैं, जैसे 19 की जगह आपके पास 22 शेयर्स हैं और अगर अप्लाई कर रहे हैं एक्स्ट्रा 42 से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, 84 का अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसी फ्रैक्शन में ये प्रेफरेंस दे सकते हैं कि वो आपको वो शेयर अलॉट करें। यानी 42 की जगह अगर आपके पास 22 शेयर्स हैं तो उसके रेशियो में हो सकता है आपको वो 48 शेयर्स मिले, बट वो तभी होगा जब आप अप्लाई करेंगे। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे एक्स्ट्रा शेयर के लिए तो वो इग्नोर कर देंगे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये ओपन कब होगी और क्लोज कब होगी, वो डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राइट्स इशू जब लाती है कोई कंपनी तो उसका क्या रीज़न होता है। तो कंपनी ज़्यादातर जो है कि कंपनी अगर उनका प्लान है कि अपने ऑपरेशन को एक्सपैंड करने का या बिजनेस को एक्सपैंड करने का और उसके लिए ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो वो राइट्स इशू लाते हैं। बिकॉज वो डेट के लिए नहीं जाना चाहते हैं और डेट में क्या होती है कि थोड़ी टाइम भी लगती है। तो वो टाइम को अवॉइड करने के लिए कि जितनी जल्दी पैसे उनके पास आ सके ताकि वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सके, तो इसके लिए भी वो लाती है राइट्स इशू। सेकंड थिंग है कि अगर फंडिंग उसके पास, कंपनी के पास फंडिंग अवेलेबल नहीं है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और जो लोन जो लेने जा रही है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसको अवॉइड करने के लिए वो राइट्स इशू ला सकती है। थर्ड है कि वो अपना डेट टू इक्विटी रेशियो को इम्प्रूव करना चाहती है
एंड फोर्थ कि अगर वो कोई नई कंपनी खरीदना चाहती है या कोई नई प्रोजेक्ट खरीदना चाहती है उसके लिए लाती है। एंड फिफ्थ, अगर वो अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी अगर उसके पास डेट है उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए लाती है। अगर इस कंपनी की बात करें तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसका कैश फ्लो क्या है। तो एक्चुअली इस कंपनी के पास काफ़ी कैश का शॉर्टेज है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कैश शॉर्टेज को ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए ही वो ये राइट्स इशू ला रही है। अब चलिए ये देखते हैं कि की फीचर्स क्या है राइट्स इशू के, ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या होता है राइट्स इशू में। तो की फीचर के एडिशनल शेयर परचेज शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, यानी कि आपके पास जो शेयर एग्जिस्टिंग है आप उसी के रेशियो में आपका जो है इंटाइटलमेंट बनेगा, यानी 42:19 का है जो रेशियो है, उससे ज़्यादा आप नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर है उसी के रेशियो में आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और ये सबको नहीं मिलता, केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। अब जो रिकॉर्ड डेट के पहले जिन्होंने खरीद कर रखा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन चूज टू इग्नोर द राइट्स। अब जो राइट्स इशू जो लाया है इन्होंने, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अप्लाई करें, आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आपके पास या मेरे पास शेयर हैं और मैं नहीं जाना चाहता हूं कि मैं इसमें राइट्स इशू के लिए अप्लाई करूं क्योंकि मुझे और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो मैं इग्नोर कर सकता हूं। हालांकि क्या होगा कि जनरली जब राइट्स इशू आती है तो जो प्राइस जो है वो एडजस्ट कर जाती है, तो आपका जो वैल्यू है वो डाइल्यूट हो जाएगा, बिकॉज आपने कुछ हाई प्राइस में खरीद के रखा है। सो फॉर अ टाइम बिंग चूँकि प्राइस नीचे आ जाएगी तो आपका भी जो शेयर का जो टोटल वैल्यू है, शेयर प्राइस नहीं बल्कि टोटल वैल्यू जो है वो भी डाइल्यूट हो जाएगी और उसका भी प्राइस कम हो जाएगा। और फिर जैसे फिर ऊपर जाएगी तो फिर वो वापस आपका जो वैल्यू रहेगा वो इंक्रीज करता जाएगा। अनदर पॉइंट कि कंपनी गेट्स कैश फ्लो विच कैन बी यूज टू स्ट्रेंथन देयर बिजनेस। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट्स इशू लाने के बाद क्या होता है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो आता है, तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, उसको और मजबूत करने में लगाती है, जो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। बिकॉज ये काफ़ी कैश शॉर्टेज कंपनी है इस कंपनी के पास, तो कैश जो आएगा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी अपने बिजनेस को ये इम्प्रूव करेगी। अब मैंने आपको ये बताया कि मार्केट प्राइस गेट्स एडजस्टेड आफ्टर राइट शेयर। तो जैसे भी कोई भी राइट्स इशू लाती है तो जो मार्केट प्राइस है वो एडजस्ट हो जाता है। अब वो कितना एडजस्ट होगा वो भी मैं आपको आगे में बताऊंगा कैलकुलेट करके। जब मैं कैलकुलेट करूंगा कि आपको क्या गेन होने वाला है, उसी समय आपको ये भी बताऊंगा कि जो मार्केट प्राइस अभी करंट जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर ये एडजस्ट होती है तो मार्केट प्राइस क्या होगा इस शेयर का। अब चलिए मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ कि जो गेन होने वाला है। मैं यहाँ पे 4-5 सिनेरियो में आपको दिखाऊंगा कि आप अगर इसके लिए जाएंगे राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए तो आपको क्या क्या गेन होने वाला है। तो ये सिनारियो जो मैंने रखा है, एग्जिस्टिंग शेयर सपोज आपके पास 950 शेयर्स है, ये मैंने कैलकुलेशन पर्पज से सिंपल करने के लिए रखा है बिकॉज ये 19 का इन्होंने रखा है, 19 का इन्होंने दिया है रेशियो। सो 42:19 है, तो मैंने 19 के ही प्रोपोर्शनेट में यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर रखा है। 19 को मल्टीप्लाई किया 50 से, यानी कि आपके पास अगर 950 शेयर्स हैं एंड परचेज प्राइस 14.50 रखा है, यानी कि जो लास्ट जो ट्रेडिंग प्राइस था इस कंपनी का वो 14.50 के लगभग था। तो अगर उस प्राइस में अगर आपने इस खरीदा है इस शेयर को, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका हो जाएगा 13,775 रुपीज़। एंड जो फिर एडिशनल शेयर्स मिलेंगे आपको 2100 एडिशनल शेयर्स मिलेंगे बिकॉज वो 42:19 के रेशियो में है। सो अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 950 को डिवाइड कीजिएगा 90 से, यानी 50 का आएगा, और 50 को अगर आप 42 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 2100 शेयर आप एलिजिबल होंगे राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए। और उसमें आपको 10 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, यानी 21,000 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो 3050 हो जाएंगे बिकॉज ये 2100 एंड ये 950 ऐड होगी, तो आपके पास जो टोटल शेयर हो जाएंगे 3050 हो जाएंगे। अब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 34,775, यानी कि ये 21,000 एंड ये 13,000, ये जब आप ऐड कीजिएगा तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 34,775। तो आपके शेयर का जो एवरेज प्राइस अभी क्या हो जाएगा, उसके बाद 11 रुपीज़ 40 पैसे हो जाएंगे बिकॉज अगर आप 34,775 को 3050 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 11 रुपीज़ 40 पैसे। तो आपको जो गेन होने वाला, जो प्रॉफिट पर शेयर होने वाला है वो होने वाला 3 रुपीज़ 10 पैसे बिकॉज अगर आप 1450 में ख़रीदा है आपने एंड अभी आपका जो प्राइस हो गया 1140,
सो 1450 से आप अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1140 को तो ये 3.10 आएगा। तो आप देखें कि ये सिनेरियो में अगर आपने जो करंट मार्केट प्राइस पे ख़रीदा है एंड आप पूरे के लिए जाना चाहते हैं, अब ये जो राइट इंटाइटलमेंट है वो आप चाहे तो पार्शियली भी जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 2100 के लिए आप एलिजिबल है तो 2100 के लिए ही जाए पूरे, आप इससे कम भी जा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये एक सिनेरियो मैंने बताया जहां आपको एक सिनेरियो, पहले सिनेरियो में 3 रुपया 10 पैसे का आपको गेन होने वाला है एवरेज प्राइस में। अब सिनेरियो 2 है, सपोज आपने जो मार्केट प्राइस, यहाँ मैंने एग्जिस्टिंग शेयर सेम रखा है 950, परचेज प्राइस मैंने रखा है इस शेयर का जो 52 वीक का हाई है 17 रुपीज़ 40 पैसे जो हाई है वो रखा है। तो वो अगर आप उस प्राइस में अगर आपने खरीद कर रखा है इसको, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट इन्वेस्ट किया इसमें 16,530 रुपीज़। अब एडिशनल शेयर आपको अलॉट होंगे इंटाइटलमेंट के लिए 2100, जिसमें आप अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो 21,000 आएगा। टोटल शेयर आपके हो जाएंगे 3050, वो सेम रहेंगे। अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपका हो गया राइट्स इशू के बाद तो 37,530। तो एवरेज प्राइस जो अब आपके शेयर का हो जाएगा वो 12 रुपीज़ 30 हो जाएंगे। पहले 17 रुपीज़ 40 अब 12 रुपीज़ 30 हो गए, यानी कि जो आपको रिड्यूस हो जाएगा जो आपका शेयर प्राइस 5 रुपीज़ 10 हो जाएंगे। तो ये एक वर्चुअल आपको बोलेंगे कि गेन है, 5 रुपीज़ 10 का गेन आपको दिखने को आएगा। थर्ड सिनेरियो मैंने लिया है जब ये कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस था जो 52 वीक का लो 5.73, तो जिन्होंने वो 5.73 रुपीज़ में ये खरीदा है शेयर, तो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया कितना इसमें 5,444, 950 एग्जिस्टिंग शेयर्स के हिसाब से। एंड एडिशनल शेयर अलॉट हुए उनको 21,000, तो 2100, तो 21,000 उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। टोटल शेयर वही हो गया 3,050, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो गया अब 26,444। तो उनका जो एवरेज प्राइस है वो 8.67 हो जाएगा, यानी कि बढ़ गया। जो उनका पहले प्राइस था 5 रुपीज़ 73, अब वो बढ़ के 8.67 हो गया, यानी कि आपका जो प्राइस रहेगा, जो एवरेज प्राइस रहेगा वो 2 रुपीज़ 94 बढ़ जाएंगे। हालांकि अभी भी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे, बिकॉज आपका जो करंट का जो प्राइस है, आपका जो बाइंग प्राइस है वो अभी भी आप देखिएगा तो जो राइट्स प्राइस है उससे भी कम है, 10 रुपये से कम है। एंड जो आपका ये 52 वीक का हाई कंसीडर करो या जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उससे भी कम है। वनली है कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो मार्जिन रहेगी वो कम जाएगी। हालांकि आप देखोगे तो एब्सोल्यूट टर्म में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। अब देखिए जो फोर्थ सिनेरियो है, वो फोर्थ सिनेरियो में मैंने परचेज प्राइस एक हाइपोथेटिकल रखा है 12 रुपीज़। सपोज अगर 12 रुपये में अगर जिन्होंने ख़रीदा है तो उन्होंने 11,400 उसमें इन्वेस्ट किए। अब जो एडिशनल शेयर वही सेम अलॉट होंगे 2100, 21,000 इन्वेस्टमेंट 3,050 जो टोटल शेयर हो जाएंगे। एंड जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 32,400। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 3,050 से, तो आपको आपका जो एवरेज प्राइस आ जाएगा 10.62 आ जाएगा। यानी कि आपने 12 में ख़रीदा था, अब आपका एवरेज प्राइस 10.62 हो गया, यानी कि जो आपको गेन होने वाला है एक शेयर पे 1 रुपीज़ 38 गेन होने वाला है। अब फिफ्थ सिनारियो जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें मैंने जो प्राइस रखा है वो सेम रखा है, यानी कि जो कि राइट्स इशू का प्राइस है 10 रुपये, वही मैंने रखा है यहाँ भी कि अगर आपने 10 रुपये में ये शेयर खरीदा है, आपने 9,500 इसमें इन्वेस्ट किए 950 शेयर्स के हिसाब से। एंड वो एडिशनल शेयर जो आपको अलॉटमेंट होंगे 2100, इन्वेस्टमेंट प्राइस आपका 21 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 21,000 एंड 3,050 आपका टोटल शेयर हो जाएगा। तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया अभी 30,500 एंड इसको आपको इससे डिवाइड करना है 3,050 से, तो जो आपका प्राइस आएगा एवरेज प्राइस वो आएगा 10 रुपीज़, यानी कि आपको न ही कोई गेन होने वाला है न ही कोई लॉस होने वाला है। तो वो जो है वो न्यूट्रल रहेगा। तो ये 5 सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा मैं आपको पहले बताया कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आफ्टर राइट इशू के बाद क्या एडजस्टमेंट होगा। तो सपोज अगर राइट इशू अभी ये जो प्राइस सपोज चल रहा है, ये एक्स रिकॉर्ड डेट जो रहेगा उसी दिन के हिसाब से ये एडजस्ट होती है। तो एक्स रिकॉर्ड डेट को अगर प्राइस सपोज इसका 1450 ही चल रहा है, तो अगर उस दिन अगर ये 14 रुपीज़ 50 के शेयर होगी, तो जो एडजस्टमेंट होकर जो प्राइस हो जाएगा उस शेयर का वो हो जाएगा 11.40। सो ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्राइस 14 रुपये 50 से गिरकर 11 रुपीज़ 40 हो जाएगी। ये मैंने तब कैलकुलेट किया है जब अगर उसी दिन शेयर का भाव 14 रुपये 50 है।
अगर उससे कम हुआ या उससे ज़्यादा हुआ तो उसी प्रोपोर्शनेट में वो उसका राइट जो इशू के बाद जो प्राइस होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज कई लोग पूछते हैं कि प्राइस क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट के बाद राइट्स इशू का। तो ये प्राइस ये रहेगा 14 रुपीज़ से 50 पैसे से नीचे आकर वो 11 रुपीज़ 40 पैसे पे आ जाएगी। ये मैंने हाइपोथेटिकल कैलकुलेट किया है अभी के प्राइस के अनुसार। अब वो डिपेंड करता है कि एक्स रिकॉर्ड डेट यानी कि 27 जनवरी को इसका क्या प्राइस रहेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब चलिए अब देख लेते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ थोड़ा कंपनी के बारे में, फाइनेंशियल बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी कैसी है, इसका फाइनेंशियल्स कैसा है। तो देखिए ये इस कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 14.50 यानी कि पेनी स्टॉक है। ये पेनी स्टॉक हमेशा रिस्की होता है, उसमें चाहे तो बहुत अच्छा गेन भी होता है एंड काफ़ी लॉस भी होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा अगर आप इसके लिए जाना चाहते हैं। तो पहला बात तो है कि ये पेनी स्टॉक है, यानी कि प्राइस इसका बहुत ही कम है। आप देखें तो 52 वीक का जो हाई इसने बनाया है 17 रुपीज़ 40 पैसे बनाया है एंड 52 वीक का जो लो बनाया है 5 रुपीज़ 73 पैसे है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 3 महीने में इसने मूवमेंट क्या की है। सो पिछले 3 महीने का अगर आप देखोगे तो नवंबर 24 को ये 10 रुपीज़ 56 पैसे पे चल रही थी एंड उसके बाद से देखो ये अप गई, यहाँ फिर नीचे आई, फिर थोड़ा अप गई, फिर नीचे आई, फिर अप गई, फिर नीचे आई, फिर ये नीचे आई और फिर ये थोड़ा अप जा रही है। तो प्राइस इसका काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, हालांकि उसी रेंज में हो रहा है, 10 से 14 रुपये के बीच में ही हो रहा है, बट ये काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम से नीचे जा रही है और एकदम से ऊपर जा रही है। एंड ये भी हो सकता है बिकॉज ये राइट्स इशू लाने वाली थी, ये पहले से डिसाइडेड था कंपनी का, इसलिए भी वो ये ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशंस क्या है। तो कंपनी का अगर आप वैल्यूएशंस देखिएगा तो मार्केट कैप बहुत ही कम, छोटी कंपनी है, 13 करोड़ इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू तो मैंने आपको बताया 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। तो इनका जो बुक वैल्यू अभी है वो 16 रुपीज़ 2 पैसे, यानी कि अपने बुक वैल्यू से ये नीचे चल रही है। तो इतना है कि ये अभी थोड़ा ऊपर जाएगी, 16 रुपीज़ के आसपास जा सकती है बिकॉज बुक वैल्यू से नीचे चल रही है। तो बुक पीवी रेशियो जो है इनका 0.91 है। पी रेशियो देखिए 18.13, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 14.44 है। सेक्टर यानी कि ये जो कंपनी जिसमें डीलिंग करती है ये फाइनेंस यानी जो लोन प्रोवाइड करती है लोगों को, लीजिंग फाइनेंस कंपनी है तो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। तो उसी सेक्टर में जो सेक्टर का पी रेशियो 40.44 चल रहा है, जबकि इनका 18.83 एंड अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी कम है 0.80। तो फाइनेंशियल जो टेक्निकल है वो काफ़ी साउंड लग नहीं रहे हैं इस कंपनी के। मैं रिटर्न भी आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो -37% का रिटर्न दिख रहा है। अगर आप 3 साल का देखेंगे तो -69% का रिटर्न दिख रहा है। अगर आप 1 साल से कंपेयर करेंगे तो हाँ उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा कि 20% का रिटर्न दिख रहा है। 3 महीने में 32% का रिटर्न दिख रहा है एंड 1 महीने में 14.81% का रिटर्न है। तो ये ऊपर थोड़ा सा 1 साल में जो आपको थोड़ा सा ग्रीन जोन में दिख रहा है। अदरवाइज जिन्होंने पहले खरीद कर रखा है तो शेयर को काफ़ी लॉस में जा रही है वो। अब देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल। तो ये जो Q2 का जो उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया था उसके बेसिस पे अभी Q3 का उन्होंने नहीं किया है। तो आप देखिएगा तो ये क्वार्टर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, सितंबर 20 का सितंबर 19 से कंपैरिजन है। तो 1.72 करोड़ थी इनकी नेट सेल्स, काफ़ी छोटी कंपनी है तो सेल्स और प्रॉफिट भी आपको उसी रेंज में नज़र आएगी। एंड सितंबर 20 में 95 लाख, यानी कि जो ड्रॉप हो गया YOY अगर आप देखोगे तो ड्रॉप हो गई है 44.77% का। अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट देख लो, पैट यहाँ पे देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए तो उसमें हालांकि बढ़ोतरी हुई है 18.52% का। 27 जो लाख थी अभी वो 32 लाख हो गई है। तो बहुत ही मामूली हालांकि बढ़त है, बट फिर भी चूंकि ये एब्सोल्यूट टर्म में काफ़ी छोटा दिखेगा इसलिए जो परसेंटेज वो दिख रहा है 20% दिख रहा है आपको, ग्रोथ दिख रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर आप जून 20 से यानी कि Q1 से अगर कंपेयर कीजिएगा तो उसमें करीब करीब डबल का ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको पैट में, क्योंकि वो 15 लाख थी अभी 32 लाख हो गई। तो एक ये फाइनेंशियल देख के समझ में आ रहा है कि ये कंपनी क्या है। 32 लाख से अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्या वो अपने इन्वेस्टर्स को देगी, क्या पैसे बना कर देगी। तो ये सब आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं इस कंपनी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब चलिए थोड़ा कैश फ्लो देख लेते हैं इसका। कैश फ्लो से नज़र आएगा, कैश फ्लो जो है पिछले 4 साल का कैश फ्लो है।
तो आप देखिए FY18 में जो इनके पास थे 8,000 करोड़ थे, एंड FY19 में क्या हालत हो गई, ये माइनस में आ गई, 5 लाख में आ गई। एंड अभी आप देखिए FY20 में जो इनका नेट कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो भी माइनस में और नीचे गिर गई, यानी कि -3,71,00,000 हो गई। सो कैश, काफ़ी कैश इनके पास है ही नहीं आप देखा जाए तो, इसीलिए ये ला रहे हैं अपना जो राइट्स इशू ला रहे हैं। अब टोटल जो इनके पास जो नेट कैश फ्लो अभी है वो -2.72 यानी 2,72,00,000 वो भी निगेटिव में है। तो बिल्कुल ही कंपनी के पास कैश नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंपनी के पास कैश नहीं है, रिजर्व नहीं है, वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेगी, वो अब कैसे फाइनेंस करेगी अपने कस्टमर्स को। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का कैश फ्लो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, आप बोलिए निगेटिव में जा रही है। अब थोड़ा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो आप देखोगे तो जनरली किसी भी कंपनी में शेयर होल्डिंग जो होती है, प्रमोटर के अलावा जो पब्लिक होती है, उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, MF स्कीम्स होते हैं। बट इस कंपनी में आप देखो तो प्रमोटर्स के अलावा केवल जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक की है। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है 66.42% है, एंड जो पब्लिक की हिस्सेदारी यानी जो हम लोग खरीदते हैं शेयर, जो इन्वेस्टर जो खरीदते हैं 33.58% है। तो आप क्वार्टर टू क्वार्टर इनका देख लीजिए प्रमोटर का होल्डिंग क्या है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखिएगा तो ये देखिए दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020, तो जो प्रमोटर की हिस्सेदारी वो सेम ही है, बनी हुई है 66.42। तो ये थोड़ा सा एक हम बोलेंगे कि पॉजिटिव है, क्योंकि प्रमोटर ने इसमें अपनी हिस्सेदारी जो है वो मेंटेन करके रखी है। और दूसरी बात कि प्रमोटर का कोई भी शेयर जो प्लेज नहीं है, तो यही एक अच्छा पॉइंट दिख रहा है। पब्लिक की हिस्सेदारी जो है इसमें देखिए 33.58 दिसंबर 2019 में थी, एंड वो अभी भी 33.48 है, 33.58 है दिसंबर 2020 में। तो ये भी जो आप देखिएगा तो पब्लिक की हिस्सेदारी हो चाहे प्रमोटर की हिस्सेदारी है, जो वो बनी हुई है पिछले 1 साल से वही देख रही है। हालांकि अगर आप इसका वॉल्यूम देखिएगा, जो ट्रेड वॉल्यूम बहुत 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 ही कम है इसका, ट्रेड वॉल्यूम मतलब बहुत ही कम ट्रेड हो रही है ये जो शेयर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसने 2 साल पहले भी 2018 में भी अपना राइट्स इशू लाए थे। तो यहाँ से आपको एक कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि जब राइट्स इशू आती है उसके बाद प्राइस कैसे मूव होता है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि इसके राइट्स के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या राइट्स में जाएंगे तो अगर नीचे आती है तो कितने टाइम के बाद फिर प्राइस जो है वो ऊपर आ जाती है। तो ये यहाँ मैं आपको 3 फिगर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये 30 नवंबर को ये लाई थी राइट्स इशू, जब इसने ये ओपन किया था, रिकॉर्ड डेट रखा था। और ये मैं आपको 27 का दिखा रहा हूँ। 27 2018 को जो नवंबर को चल रही थी, प्राइस इसकी 16.22 थी। ठीक है, अभी आप देखिए उसमें जो वॉल्यूम क्या है, क्या केवल 10 ही शेयर परचेज हुए थे। तो वॉल्यूम कितना कम हो रहा है इस शेयर में, मतलब ट्रेडिंग कितनी कम हो रही है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है लोगों का, इन्वेस्टर्स का। अब देखिए दूसरा जो डेट मैं बता रहा हूँ 10 जनवरी 2019, यानी कि उस समय जो है रिकॉर्ड जो इशू प्राइस जो इनका इशू था राइट्स इशू, वो उस समय वो क्लोज हुई थी। तो उस समय जो इनके प्राइस थे वो 13.75 थे, 13.75 थे। तो 1620 से ये गिर के 13.75 पे आ गई, करीब करीब 3 रुपये नीचे गिर गए, जो अभी भी होने वाला है। जैसे ही राइट्स इशू आएगी, मतलब ओपन हो गया रिकॉर्ड डेट के बाद, तो ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसके बाद ये फिर इसने वापस मैं दिखाता हूँ आपको, ऊपर चढ़ाई है। ये आपको 11 फरवरी 2019 का मैं दिखा रहा हूँ। तो 11 फरवरी 2019 को ये फिर ऊपर आकर 14.70 हो गई। तो ऐसा नहीं है कि नीचे ही जाएगी, डिपेंड करता है कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये देखिए 2019 को ये 14.70 हुई, और उसके बाद भी इसने ऊपर आई है, क्योंकि ये 17.40 गई है, हाई है। तो ऐसा नहीं है कि राइट इशू के बाद अगर जो इस एडजस्टमेंट के बाद जो प्राइस जो नीचे आती है वो वापस नीचे ही जाती जाएगी। तो एक आपको जनरली एक ट्रेंड के लिए मैंने आपको ये दिखाया है, ताकि आपको समझ में आए। अब देख लेते हैं कि हमने ये सब फाइनेंशियल देख लिए हैं, इनके टेक्निकल्स देख लिए हैं। अब इसमें कंक्लूजन देख लेते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए आपको, हम लोगों को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है कि अगर आपने इस शेयर का, अगर आपका प्राइस जो है 10 रुपये से कम है, यानी कि राइट्स इशू से अगर कम है, तो जिन लोगों ने ये स्टॉक राइट्स इशू के प्राइस यानी 10 रुपये से कम में खरीदा है, सॉरी ज़्यादा में खरीदा है, तो
तो वो राइट्स इशू के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उनका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा, जैसा मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाया भी है। और जैसे ही स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। दूसरा, अगर आप और ज़्यादा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं और इंतज़ार कीजिए कि जैसे ही प्राइस आपके बाइंग प्राइस के रेंज में आ जाए तो आप सेल करके इस स्टॉक से निकल सकते हैं, क्योंकि हमने इस स्टॉक का फाइनेंशियल देखा है, इसके वैल्यूएशंस देखे हैं, पिछले कुछ साल का परफॉर्मेंस भी दिखा है, जो कि बिल्कुल भी इनकरेजिंग नहीं दिख रहा है मुझे। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो आप चाहे तो इसमें बने रह सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि ये एक जो है पेनी स्टॉक है। अगर थोड़ा भी पॉजिटिव न्यूज़ अगर आती है इस कंपनी से रिलेटेड तो ये आगे अच्छा मुनाफा भी दे सकती है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसे लग नहीं रहा है, तो ये एक रिस्क है, आप चाहे तो ले सकते हैं। दूसरा, अगर जिन लोगों ने इस स्टॉक को 10 रुपये से कम प्राइस में खरीदा है, यानी कि जो राइट्स इशू का प्राइस है उससे कम में खरीदा है, तो चाहे तो राइट्स इशू के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी आप प्रॉफिट में हैं और इसमें अगर आप चाहेंगे राइट्स इशू के लिए जाना तो और भी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा ज़्यादा रिस्की लग रहा है। हालांकि राइट्स इशू के बाद प्राइस जो है वो एडजस्ट होकर 11 के आसपास आ जाएगी, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। तो अभी जो आपको प्रॉफिट मिल रही है इस स्टॉक में वो कम हो जाएगी फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि प्राइस इसका वापस ऊपर ना आ जाए। तो ये बिल्कुल आपका डिसीजन है कि आपको राइट्स इशू के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि शेयर जो है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। बिकॉज एक शेयर के बदले आपको 2.23 एक्स्ट्रा शेयर मिल रहे हैं, तो अगर 19 शेयर है तो आपको 42 शेयर मिल रहे हैं, तो आपको उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो आप जो इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो सोच समझ कर ही कीजिएगा कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। हालांकि बिल्कुल चॉइस आपका है, मैंने आपको सब कैलकुलेशन करके अच्छी तरह बता दिया है, और अपना खुद का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा मैंने टेबल में बताया है। तो आपके पास जो प्राइस है उस प्राइस के बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। एंड अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।